हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर, एजुकेटर एट सिविल्स दिल्ली। स्वागत करता हूं आपका आज के एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल और ओपेड है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को लेके है जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं, विच इज़ रिलेटेड टू क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ओके, आप सब मूवीज़ देखते होंगे, आप सब वेब सीरीज़ वगैरह देखते होंगे, राइट? रंग दे बसंती तो सबने देखी होगी मेरे ख्याल से, राइट? आमिर खान जी की बहुत अच्छी मूवी थी, अमेजिंगली। और जब आपको ये पता चले कि रंग दे बसंती राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो मूवी थी वो एक्चुअली उसकी स्क्रिप्ट किसी और की थी, तो फिर कैसा लगेगा आपको? और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने उसको मतलब तवज्जो भी नहीं दी थी, मतलब उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया था कि स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट किसी और की है। सो जो आप मूवीज़ देखते हो, जो आपको मूवीज़ इंस्पायर करती हैं, जो डायरेक्टर आपको इंस्पायर करते हैं, जो सिनेमा हमें इंस्पायर करता है, उस सिनेमा की जो क्रिएटिविटी है, जो स्क्रिप्ट है, जो और भी इनोवेटिव चीज़ें हैं, वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं की जाएं, वो अगर उसको रिकॉग्निशन ना मिले, सो व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगेगा आपको, राइट? सो एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स सामने आया है वेयर वी विल टॉक अबाउट द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आखिर राकेश ओम प्रकाश जी को भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसमें कुछ और आर्टिकल्स थे जहाँ पे मैं चाह रहा था कुछ डिस्कशन करना, लेकिन मुझे उतने कुछ खास आर्टिकल मिले नहीं। जैसे कि एक आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हो, द वेट ऑफ द जीएसटी काउंसिल रूलिंग, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, आपको उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी से रिलेटेड आपको बस इतना जानना है कि जीएसटी क्या है, कब आया था, चैलेंजेस क्या हैं एंड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ले आया गया था, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है इसमें। ऑलराइट, सो क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कुछ समय पहले, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा ये है, द शैडो ओवर ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी आर लॉन्ग। अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुई है सजल सर की, आप उसको देखिएगा ज़रूर कि भाई इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है। जब वो आप समझ जाएंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी एंड देन वी विल कम टू दीज टॉपिक्स, ठीक है? क्योंकि बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं, वंस यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ थिंग, देन वी कैन डिस्कस दिस। अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था, तो आई थॉट कि थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक लिया जाए, और डी कोडिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन। सो बहरहाल इसको हम रहने देते हैं अभी, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सो ये हमारी टू डू लिस्ट है आज की। सो सीडी के, सिविल्स दिल्ली के ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। 3rd वीक ऑफ जून से आपके बैचेस स्टार्ट होंगे। ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 45 बच्चे एनरोल कर दिए हैं, कुछ 5-6 सीटें बची हैं। इन केस इफ़ यू वांटेड टू एनरोल, प्लीज़ लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप चाहें तो मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं पार्थ सर को, parth@civilsdaily.com, और आप ईमेल कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, सिड UAP 15, ठीक है? 15% आप सेव कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, मूवी खरीद सकते हैं, दोस्तों के लिए कुछ खरीद सकते हैं, माँ बाप के लिए कुछ खरीद सकते हैं, राइट? सो सेव करिए, पैसा सेव करिए, ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये कॉल करिए, और फाउंडेशन कोर्स और UAP प्रोग्राम, कई सारे हमारे टॉपर्स भी इस प्रोग्राम्स को ले चुके हैं। सो इन केस शुड यू हैव एनी डाउट, आप पार्थ सर से बात भी कर सकते हो, ही विल टॉक अबाउट दीज चैलेंजेस विथ यू, ठीक है? साइमल्टेनियसली मेंस का जो प्रोग्राम है, मेंस की वेब सीरीज शुरू होने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स सब खत्म हो गए हैं। अगर आपको लगता है यार कि आप मेंस प्रीलिम्स 4 दिए हो, तो आप मेंस लिखने वाले हो, सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। कूद जाओ मैदान में, ठीक है? कोई नहीं आगे पीछे, बस लगे रहो और राइटिंग स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि इस बार आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा जब रिजल्ट आ जाएगा और जब मेंस होगा तो, ठीक है? सो आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, 1-2 दिन में तो आई थिंक हो गया होगा रेस्ट। सो आप यही कोड यूज़ कर सकते हो, सिड मेंस 10, और आप sukanya@civilsdaily.com पे ईमेल कर सकते हो, ओके?
ये हमारा कम्युनिटी स्पेस का लिंक है, जहाँ पे आप आके आप हमसे चिट चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, डेली सेशंस चलते हैं यहाँ पे, आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। सो यू आर मोर देन वेलकम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे कम्युनिटी लर्निंग होती है, ओके। आपके जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं, उनके सॉल्यूशन मिलती हैं उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा जो प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल पे हमारे, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यू कैन ऑलरेडी सी दैट सिविल्स दिल्ली के ऑलमोस्ट 15 टॉपर्स हैं टॉप 50 में, एंड वी हैव बिन रिलीजिंग वीडियोज़ एंड देयर टेस्टिमोनियल्स एंड देयर टॉपर स्टॉक ओनली फॉर यू। सो लिंक पे क्लिक करिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपनी ईमेल आईडी शेयर करिए हमारे साथ। और हाँ, जब आप भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसा आपके पास कमेंट आए, ऐसी नोटिफिकेशन आए, ताकि यू कैन गेट दिस थिंग डन। नाउ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सो मेकिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विल पेव वे फॉर पुलिस टू इम्पिंज ऑन सिविल लिबर्टीज। ठीक है, बात ये हो रही है कि भाई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये एक्चुअली जो पुलिस है हमारी, उसको एक्चुअली ये एक बेट मिल जाएगी जो सिविल लिबर्टीज़ है उनको कंट्रोल करने की। ठीक है, सो क्राइम, सिविल लिबर्टीज़ क्या हैं भाई? आम आदमी, सिविल्स डेली राइट, इसी से हमारा नाम पड़ा था। सो सिविल लिबर्टीज़ क्या हैं? सिविल लिबर्टी इज ऑल द राइट्स विच यू हैव गॉट, ऑल द सोसाइटल राइट्स विच यू हैव गॉट, राइट। सो उसमें से एक लिबर्टी एक ये भी आई थी कि भाई आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो, आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप कंटेंट किसी ऑथराइज्ड बंदे का यूज़ कर रहे हो, कंटेंट किसी रजिस्टर्ड बंदे का यूज़ कर रहे हो, किसी बुक से यूज़ कर रहे हो, तब आपको एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी। इफ़ यू कैन नॉट एक्नॉलेज, इफ़ यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग, देन इट्स एन इन्फ्रिंजमेंट। सो वी विल टॉक अबाउट हियर। रंग दे बसंती का ये सीन आप देख रहे होगे। अच्छा, ये मुझे कॉमेंट करके बता देना कि ये सीन कब आता है रंग दे बसंती में। आई थिंक लास्ट में तो नहीं आता। मुझे कॉमेंट करके बताना ये वाला सीन कब आता है, जब ये लोग कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ये अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है और लाइव लॉ ने इस पे ऑलरेडी एक आर्टिकल लगाया था दैट सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो फॉर एग्जांपल, जहां आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ फार रीचिंग जजमेंट रिजॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड अप टू 3 years अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1947 इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कहने का मतलब यही है कि ये जो केस आया था, इस केस के तहत, ये जो अभी प्रकाश झा वाला केस आया था, उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट पास की है जहाँ पे सारा मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्ट बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कितने साल की इसकी सज़ा होगी। ठीक है, और ये कहाँ मेंशन है? ये कॉपीराइट एक्ट 1957 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि CRPC। CRPC होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है किसी भी एक्ट को, कोड को कंडक्ट करने का। ठीक है, नाउ वाइल दी निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेज अ स्टेट ऑफ NCT जजमेंट, ठीक है, इज स्पार्स इन इट्स रीजनिंग, इट्स कंक्लूजन इज क्लियर कि इन्फ्रिंजमेंट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन IPC, इन CRPC, सॉरी। तो आप ये मेंशन कर सकते हो निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेज द स्टेट ऑफ NCT जजमेंट के बेस पे हम कॉपीराइट को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। सो दोस्तों, कॉपीराइट उसी को मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा है या आपने कुछ म्यूजिक गाया है, राइट। बेसिकली कॉपीराइट के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने कोई किताब लिखी या फिर आपने कोई कंटेंट लिखा, कोई लिटरेचर वर्क लिखा, और वो लिटरेचर वर्क अपने आप एक किताब के रूप में बन गई, अपने आप एक लिटरेरी वर्क के रूप में बन गई, एक जर्नल के रूप में बन गई।
ठीक है, या फिर आपने कुछ गाया, आपने कुछ लिखा, कोई स्क्रिप्ट है, तो वो अपने आप किसी चीज़ के रूप में बन गया, सो वो एक खुद रिकॉग्निशन माना जाता है, अनलेस इफ समबडी इज नॉट यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्सनल पर्पज. So basically, protection is automatically granted to the author for their original creative और intellectual work. ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिकली कुछ साइन या फिर कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस इनिशियली नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर कोई ओरिजिनल वर्क आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, कोई गाना लिखा, मैंने गाना लिखा और वो गाना म्यूजिक में तब्दील हो गया, तो अपने आप मेरा नाम चला जाएगा उसमें, राइट, अपने आप मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलने लगेगी. सो दिस इज हाउ द लिटरेरी वर्क, द ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, इट हैपन्स, राइट. सो अगर किताबों की बात करें तो उसमें किताब आ सकती हैं, राइट, वर्क्स, बुक्स, लेक्चर्स, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, सिनेमेटोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, राइट्स, अगर हम राइट्स की बात करें तो टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज और phone record of the work to the public by sale or other transfer of ownership by rental, lease or lending, to perform the work publicly in person through audio transmission. ठीक है, सो ये जो ओनरशिप का जब ट्रांसफर होगा, दैट हैज़ टू बी आइदर रेंटल और लीज पे, या फिर हम लैंड कर देंगे, ये प्रोसेस होगा. इसकी वैलिडिटी के बारे में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशंस नॉट मैंडेटरी बट रेकमेंडेड, ओके, वैलिड थ्रू lifetime to the author and 60 years after his or her death. 60 years after his or her death. तभी आप देखते हो जितने भी गानों के रिमिक्स बनते हैं, पुराने पुराने गानों के रिमिक्स बनते हैं, लोग जो सिंगर होते हैं वो गुजर जाते हैं, वो दे जस्ट पास अवे, लेकिन उनके गाने ज़िंदा रखते हैं, उनके गाने को रिमिक्स कर करके यूज़ किया जाता है. सो अब फॉर एग्जांपल किशोर दा का जो कोई भी गाना हो, या फिर और भी जितने भी पुराने सिंगर्स हैं उनका कोई अगर गाना हो, फॉर एग्जांपल लता जी गुजर गई हैं रिसेंटली, अभी के गुजरे हैं, ठीक है, तो इन लोगों का अगर कोई गाना हो और उस गाने को कोई यूज़ करे बिना रिकग्नाइज किए, बिना उसको रेंट, लीज या फिर लेंड करके, या बिना इजाज़त लिए उसकी फैमिली से, उस कंपनी से, सो इट्स गोइंग टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट. हाँ, अगर आप परमिशन ले लेते हैं, अगर आप उनसे इजाज़त ले लेते हैं, अगर आप एक्नॉलेज करते हैं, देन डेफिनेटली इट्स नॉट एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर, राइट. सो इट विल नॉट कंसिडर एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट कॉपीराइट. ठीक, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट का एक और मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ 40-50 ऑथर्स की किताब है आपके पास, आपने सबका कंटेंट लिया, सबका कंटेंट लेके आपने एक 2-3 किताब बहुत तगड़ी अच्छी बना दी, सब मिला जुला के. सो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट पायरेसी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ये हो गई कॉपीराइट पायरेसी कि आप मतलब शब्द चुरा रहे हो किसी के बिना एक्नॉलेज किए हुए, ऑलराइट. इन्फ्रिंजमेंट में वही बात आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर दो पब्लिशर्स हैं, अगर सेम कंटेंट, एक ऑलरेडी पब्लिश्ड किताब है और सेम कंटेंट वो उसमें भी निकाल रहे हैं, सो इट्स लाइक एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फर्स्ट वन, बिकॉज द कॉपीराइट हैज बीन ऑलरेडी क्लेम्ड बाय दिस पब्लिशर, और दूसरे वाले की बी जो पब्लिशर है उसको एज सच कोई क्लेम नहीं मिला हुआ है. ट्रेडमार्क पे आते हैं. सो ट्रेडमार्क इज एन ब्रांड एलिमेंट विच डिस्टिंग्विशेस योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज योर कॉम्पिटिटर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे नाइकी का है, नाइकी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एडिडास, दीज आर इंटरनेशनली ग्लोबली ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल अब बाटा ले लीजिए, कितने भी अलग अलग ब्रांड है, यहाँ पे देखो सबवे का लिया है, ऑलराइट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मार्क हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई स्लोगन हो गया, कोई शेप हो गया, अनकन्वेंशनल समथिंग लाइक दैट विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, दैट एंड जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तब आता है ट्रेडमार्क का. तो पहले इन प्रोसेस जब होता है तो ऐसा लोगो होता है, और जब रजिस्टर हो जाता है तो ये ऐसा लोगो होता है. कौन सा? आर वाला. ठीक है, इसके राइट्स कैसे होते हैं? ये एक एक्सक्लूसिव राइट्स है टू यूज मार्क एंड प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग इट विदाउट परमिशन. ओके, इट ऑल्सो गिव्स द ओनर राइट टू लाइसेंस, assign and sell the marks and return some compensation. For example, जैसे आप लगा लो कि एक आपने वहाँ गए होगे आप, लेट्स से
शॉपर स्टॉप में अब अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, मैक्स हो गया, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। ये ब्रांड्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ये ब्रांड्स ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड हैं, ठीक है। तो रिलायंस ट्रेंड या शॉपर स्टॉप इनकी परमिशन लेता होगा, इनसे वैलिडिटी लेता होगा, इनसे भाई रिकग्नाइज करता होगा, इनको एक एक्सक्लूसिव राइट मिला है, तो इनके साथ जॉइंट कोलैबोरेट करके तब फिर ये रिटेल करते हैं आगे। अपने मन से कोई भी नहीं लगा लेगा। अगर मैं कल को रेस्टोरेंट खोल दूं खुद से और वहाँ लिख दूं सबवे या वहाँ लिख दूं KFC या मैकडोनल्ड्स, देखिए तब दिक्कत हो जाएगी मेरे शॉप पे, राइट? देन इट्स इलीगल। ये होता है ट्रेडमार्क। अच्छा, पेटेंट क्या होता है? सो पेटेंट दोस्तों ये इनोवेशन से रिलेटेड है, इन्वेंशन से रिलेटेड है। आप कोविड वैक्सीन याद है आपको? कोविड वैक्सीन फॉर हम भारत बायोटेक के ले लेते हैं या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, कोवैक्सीन जिसने बनाया है, कोविशील्ड सॉरी, भारत बायोटेक इज कोवैक्सीन, तो हम इनको ले लेते हैं, ठीक है। जो आधार पूनावाला जो कि CEO हैं कोविशील्ड के, ठीक है, जो सीरम रिसर्च ऑफ इंडिया है जो पुणे में है, सो इन्होंने पेटेंट फाइल किया है क्योंकि इनका इनोवेशन है। आज से पहले कोविड की वैक्सीन तो बनी नहीं थी, राइट, इस टाइम से पहले। सो इनका इनोवेशन है। फॉर एग्जांपल अगर US की जो कंपनीज हैं, फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, ये लोग पेटेंट फाइल कर सकते हैं, राइट, बट दैट पेटेंट शुड रिमेन इन द कंट्री। मतलब कि वो जो फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा, वो जो कंटेंट यूज़ हुआ होगा, वो जो डिस्क्रिप्शन यूज़ हुआ होगा, वो जो केमिस्ट्री यूज़ हुई होगी, वो सब कुछ एक बहुत ही यूनिक है, एंड दैट इज़ एन इन्वेंटेड, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीबडी। परमिशन तो छोड़िए, वो सिर्फ उसी के पास होगा और उसका राइट वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तभी तो ये जो ट्रिप्स अग्रीमेंट हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और यही तो बात चल रही थी कि भाई आप US से, जब मतलब इंडिया जो है, इंडिया और जापान एक और कंट्री है जिसमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं US से और अदर कंट्रीज से कि भाई आप अपना पेटेंट हटाओ इस पे से, दुनिया भर को अपना जो फार्मूला है वो बताओ ताकि लोग वैक्सीन बनाएं और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, राइट। ये होता है पेटेंट। सो पेटेंट का क्या है? इन्वेंशन विल बी पेटेंटेड इफ नॉवल और ओरिजिनल हैज़ एन इन्वेंटिव स्टेप एंड हैज़ सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। राइट्स कैसे मिलते हैं? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर द पेटेंट इंटरवेंशन, राइट्स टू एक्सक्लूड अदर्स। अच्छा, इसकी वैलिडिटी जो है वो लगभग 20 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है इन जनरल पब्लिक डोमेन, ठीक है, और टेरिटोरियल होती है, टेरिटोरियल स्पेसिफिक टू इंडिया। आई होप ये तीनों आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपने कई बार सुना होगा बेलेबल, नॉन बेलेबल। सो कॉग्निजेबल इज नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेंट इज बेलेबल। अब बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस वो होता है दोस्तों जहाँ पे पुलिस ऑफिसर आप एक्चुअली किसी वारंट के बिना आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो बॉलीवुड मूवीज़ देखी है ना आपने कि भाई हैंड्स अप, चलो पुलिस थाने चलो, तो एक्टर कहता है कि वारंट कहाँ है तुम्हारे पास? है, इसका वारंट है, इसका वारंट है ना। सो वारंट नहीं होता। अगर वारंट नहीं है और आप अरेस्ट करने आ गए हैं तो फिर आप नहीं जा सकते, बिकॉज दैट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कि आप ऐसा अपराध किए हैं जहाँ पे पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, ठीक है। और ये जो ऑफेंस होते हैं वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ये लाल वाला आप देख रहे हो रेड बॉक्स में, दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पे FIR कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मैजिस्ट्रेट्स परमिशन, ठीक है। मर्डर हो गया या किसी डाउरी हो गया या रेप हो गया, एडल्ट्री हो गया, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वो हो गया, सेडिशन हो गया, बहुत सारे ऐसे केस मतलब ऑफेंसेस हैं। आप भी एक दो बताइए कमेंट करके, है ना। और नॉन बेलेबल में जो बहुत सीरियस नहीं होते हैं, राइट, जैसे असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन वगैरह, लीगल स्लैंडर, ये सब हो जाता है, राइट। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कॉपीराइट क्लेम की हम जब बात कर रहे थे, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की हम बात कर रहे थे। सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में एक सेक्शन 52 आता है जहाँ पे एक्चुअली एक एक्सेप्शन आता है।
अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है दैट सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट outlining the limitations and exceptions to provide infringement, and what is that infringement is talks about the fair dealing. अच्छा, इस fair dealing में ये है कि ये जो कॉपीराइट वाला मामला है वो एक्सेप्शंस में यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल किसी स्कॉलरली पर्पस के लिए, किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए. समझ रहे हैं आप? मतलब किसी को और एडुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, सोसाइटी के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और तब हमारे ऊपर कॉपीराइट नहीं लग सकता. हाँ, अगर आप मूवीज़ के लिए, अगर आप सिनेमा के लिए या आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, किसी का ओरिजिनल ऑथेंटिक वर्क, किसी का लिटरेचर, म्यूज़िक किसी को यूज़ कर रहे हो सेल करने के लिए, या फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर इन्फ्रिंजमेंट है. लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो डिफेमेशन 52 के अंदर जो लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइट मटेरियल एज स्कॉलरली, एजुकेशनल, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, दीज आर द थिंग्स. अच्छा, रेफर टू न्यूज़ आर्टिकल लिखा है यहाँ पे. मैं आना चाहूँगा, मैं ग्रीन वाले पे आना चाहूँगा. ओके, The deeper question that requires a relook is the criminalization of copyright infringement in India. So basically 1914 में जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ थी तो इसका पूरा का पूरा नाम था इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1991. अच्छा, उस इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट में सिर्फ इतना था कि अगर कोई भी कंटेंट मटेरियल यूज़ कर रहा है और अगर पाया जाएगा कि भाई इसने इन्फ्रिंज किया है, ये इलीगल है, तो उसको मॉनेटरी फाइन होती थी. ओके, जैसे कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने रंग दे बसंती जिन्होंने लिखी थी, उनसे बिना पूछे उनकी स्क्रिप्ट लिए और मूवी बना दी. उनको ना रिकॉग्निशन दिया, ना उनसे पूछा, ना उनको कोई भाव दिया. राइट. और आज का ये दिन है कि आज वो डिस्चार्ज हो गए हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हेल्प से, लेकिन वो फंसे रहे ना इतने साल तक उस केस में. तो ये चीज़ 1911 में क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के टाइम पे मॉनेटरी कंपनसेशन था कि आप पैसा दो, मामला सुलझ जाएगा. लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये मॉनेटरी कंपनसेशन से हटकर 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हुआ कि भाई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई करेगा तो 1 साल तक की उसको कानून जेल होगी. लेकिन 1957 में जो इन्फ्रिंजमेंट वाला मामला आया था वो टर्म हो गया था 3 ईयर टर्म्स. तो तभी कहा जाता है कॉपीराइट एक्ट 1957. इसमें जो हमारे पार्लियामेंट हैं उनके डिस्कशन से 3 साल तक कर दिया गया था. ठीक है, यहीं पे भी ये मामला मेंशन किया गया है. जो आर्टिकल 61 है ट्रिप्स अग्रीमेंट का, वो डिफाइन नहीं करता, क्योंकि हमारे ट्रिप्स अग्रीमेंट में भी बात होती है कॉपीराइट की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, क्रिमिनल पायरेसी की. तो यहाँ पे ये बोला है कि भाई इस ट्रिप्स अग्रीमेंट में कमर्शियल स्केल पे कॉपीराइट पायरेसी का मतलब नहीं बताया है, विलफुल कॉपीराइट पायरेसी. यहाँ आप देख सकते हो that a world intellectual property right dispute observe that the law does not make a distinction between copyright infringement and copyright piracy. Okay, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कॉपीराइट पायरेसी क्या कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंडल्ज इन मास रिप्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट्स बुक्स विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ कॉपीराइट ओनर वुड बी गिल्टी ऑफ कॉपीराइट पायरेसी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था. ऑन द अदर हैंड, when between two publishing house on similar content in their textbooks would qualify as copyright infringement. ठीक है, ये कॉपीराइट पायरेसी नहीं होगी. पायरेसी इज लाइक बिना किसी से पूछे आप उसका कंटेंट यूज कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, दैट्स पायरेसी. राइट. सो दिस इज एंड इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मेड इन ट्रिप्स. मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब आप खुद यूज़ किए होगे, मूवीज़ डाउनलोड किए होगे आपने कोई XYZ वेबसाइट से ताकि मुझे पे ना करना पड़े, वो पायरेटेड होता है ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वो होता है कि बिना लीगल तरीके से जो ऑथराइज्ड ओनर है उनसे पूछे बिना आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट. साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो बात की गई है that unless the law is amended to not only differentiate between the different acts of copyright infringement but also require prior judicial cognizance as a precondition of criminal investigation of the police. ठीक है, the Supreme Court's recent decision will pave the way for the police to impinge on civil liberties, impede the ease of business and have chilling effects of free speech.
ओके सो इन चीज़ों पे भी लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे क्या होता है कि अब वो क्रिएटिविटी की इनोवेशन, जो पैशनेट, जो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगी जब लोगों के वर्क को रिकग्निशन नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे रिनाउंड बड़े लोग आके आपके मेहनत को, आपके आर्टिस्टिक बिहेवियर को, आपकी क्वालिटी को इम्पिंज करेंगे, आपकी क्वालिटी को मतलब डीमोरलाइज करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे। सो इट एक्चुअली एक आर्टिस्ट की एक्चुअली वो कह सकते हैं कि इट्स लाइक डिसरेस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट। ऑलराइट, सो दिस इज़ हैपेंड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड ग्रेट स्टेप कि इससे क्या होगा कि एक तो जो लोग भाई वो कर रहे हैं, कॉपीराइट कर रहे हैं, उनको एक डर रहेगा पुलिस का, पुलिस अथॉरिटी का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जो ओनर हैं, एक्चुअली ओनर हैं, उनको एक रेस्पेक्ट और एक एक्नॉलेजमेंट और डिज़र्विंग चीज़ें मिलेंगी। ऑलराइट, आपका क्या इसमें स्टैंड है, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। और मीनवाइल हम अपने इस आर्टिकल पे आ जाते हैं। सो लेट मी नो आपका क्या यहाँ स्टैंड रहा है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप नीचे डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है, अगर आपको डायरेक्ट डिस्कशन करनी है, तो आप लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।